चैप्टर है आपका जीव में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब सबसे पहले हम समझें कि जीवों में जनन पर्टिकुलर किसी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर की बात कर नहीं रहा है कि एक कोशिकीय है अथवा बहुकोशिकीय है, लेकिन ये सभी जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में आ जाते हैं। हम सबसे पहले बात करें कि जनन क्या है, तो सबसे पहले हम जनन देखें जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में हम ये सबसे पहले देखें कि है क्या, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो रिप्रोडक्शन यानी जनन, हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि संतान उत्पत्ति करने की क्रिया को जनन कहते हैं, या अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने या पीढ़ी को आगे बढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो लाइफ साइकिल चलती है हमारी जीवन चक्र, जिसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं। अब जीवन चक्र में हम सबसे पहले ये देखें कि हम रिप्रोडक्शन अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, जो जिससे संतान उत्पत्ति होती है उसी क्रिया को हम रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। अब आती है जनन की कितनी विधियां हैं। तो जनन की मुख्यतः कई विधियां हैं, लेकिन हम सामान्य तौर पर इसकी 3 विधियां ही रखते हैं। पढ़ते भी आए हैं 3 विधियां, इसके 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनन की 3 विधियां हैं। सबसे पहले हम देखें, पहली विधि क्या है, जिसे हम कहते हैं कायिक जनन। पहला क्या है जनन में, कायिक जनन। दूसरा आपका है अलैंगिक जनन, और तीसरा है आपका लैंगिक जनन। इसे हम कहते हैं कायिक जनन को एक दूसरी भाषा में हम कहते हैं वर्धी जनन। कायिक जनन कहें या वर्धी जनन कहें, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखो। अब आप सबसे पहले हम करते हैं कि कायिक जनन क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं कायिक जनन को। तो कायिक जनन को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि कायिक जनन पाया किस में जाता है। तो कायिक जनन सामान्यतया पादपों यानी पेड़ पौधों और एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव है कौन, यूनिसेलुलर, यानी वो जो प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं। प्रोटोजोआ संघ से जो बिलोंग करने वाले जितने जीव हैं उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, मोनोसिस्ट, इन सब में क्या पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है। अब पादपों में हम देखें, पादपों में सभी पादप जो होते हैं उनमें कायिक जनन होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जनन निम्न विधियों द्वारा होता है, जैसे जड़ों द्वारा जनन, जड़ों द्वारा, दूसरा तनों द्वारा, तीसरा पत्तियों द्वारा। ध्यान से समझो आप लोग, ये कायिक जनन की बात कर रहा है। अब इसमें जड़ों द्वारा जो जनन होता है, जो जड़ से उत्पन्न होने वाले हैं, जो पादप अपने सीड से सीड जर्मिनेट करता है, सीड बीज जर्मिनेट करने के बाद नए पादप का निर्माण करता है, उस विधि को हम जड़ों द्वारा जनन कहते हैं। दूसरा तनों द्वारा, जो तनों से उत्पन्न हो, तनों से, जैसे आपने पढ़ा होगा मेंथा आयल। मेंथा आयल का जो पौधा होता है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम पिपरमिंट कहते हैं। ठीक है, पिपरमिंट का पौधा जो होता है उसमें तनों द्वारा वृद्धि होता है, क्योंकि हम छोटे छोटे उसे पार्टों में डिवाइड करते हैं, काट देते हैं ऐसे छोटे छोटे पार्टों में, और उसे हम खेतों में डाल देते हैं और नए पादप का निर्माण करता है। तो इस विधि को हम कहते हैं तनों द्वारा। तीसरा आता है पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा जैसे अजूबा, अजूबा आपका मेडिसिनल प्लांट में आता है, दवाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, स्टोन की दवा में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो लीफ होता है, इसका लीफ का जो वेनेशन है, जैसे इसका लीफ ये चल रहा है, ऐसे ऐसे इसमें कार्मिक रूप से ग्रोथ होता है। तो यहाँ से वो जब गिर कर टूट के जमीन पर गिर जाता है और मॉइस्चर कंडीशन में, नम स्थानों पर,
यहाँ से नए पादप का निर्माण करता है। इस जनन को हम पत्तियों द्वारा जनन कहते हैं, जो सामान्य से बात है कि अजूबा पौधों में देखने को मिलता है, अजूबा के पौधों। आगे देखो, दूसरा आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअल। ध्यान से देखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सामान्यतः द्विलिंगी जीवों में पाया जाता है। इसमें दो लिंगी जो जीव होते हैं उनमें सामान्यतः अलैंगिक जनन पाया जाता है। और अलैंगिक जनन जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी निम्न विधियां हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की निम्न विधियां हैं, जिसे हम पहला कहते हैं। पहला विधि क्या है? विखंडन द्वारा। पहला क्या है? विखंडन। पहला जनन जो होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है, जिसे हम कहते हैं बाइफिशन। बाइफिशन। दूसरा होता है खंडन द्वारा। खंडन द्वारा इसे हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। तीसरा होता है मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा। चौथा होता है सिस्ट या स्पोर निर्माण द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा। बीजाणु निर्माण द्वारा इसे मुकुलन को हम कहते हैं बाई बडिंग। बाई बडिंग इसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, जू स्पोर फॉर्मेशन। ध्यान से देखो, अब अलैंगिक विधि में सबसे पहला आता है आपका विखंडन द्वारा। विखंडन वह विधि है जिसमें एक कोशिका टूटकर अपने जैसे नई कोशिका का निर्माण कर दे, उस विधि को हम विखंडन विधि कहते हैं। एक कोशिका टूटकर दूसरी कोशिका का निर्माण कर दे, उस विधि को हम विखंडन विधि कहते हैं। विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन सामान्यतया पाया जाता है। दूसरा होता है खंडन या मल्टीपल फिशन, जिसे हम कहते हैं, अब इसमें एक कोशिका, ध्यान से देखना, विखंडन में एक कोशिका अगर कोई है वो दो समान भागों में बट जाए, उसे हम विखंडन कहते हैं। अब विखंडन में उसका न्यूक्लियस केंद्रक विभाजित होगा। केंद्रक यानी न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। अगर एक कोशिका ये है तो भाई सेंटर में है तो न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं केंद्रक। ठीक है। अब केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला पाई जाएगी। जब केंद्रक विभाजित होगा तो एक कोशिका दो समान भागों में विभाजित हो जाएगी। एक कोशिका अपने जैसे दो नई संतत कोशिका का निर्माण करेगा, और जब संतत कोशिका का निर्माण करेगा तो एक कोशिका दो समान भागों में बट जाएगी। ठीक है। तो इस विधि को हम कहते हैं विखंडन। ध्यान से तो समझना, विखंडन यानी एक परिवार टूटकर दो परिवार हो गया। ठीक है। इस विधि को हम कहते हैं विखंडन विधि। अब यह विधि सभी जीवों में, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय या मल्टीपल जो भी हैं सभी में पाया जाता है। दूसरा आता है, अब ये विखंडन हुआ, एक कोशिका से दो कोशिका बने। अब जब खंडन होता है तो इसी खंडन को हम कहते हैं एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, यानी एक कोशिका 64 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। एक कोशिका 64। 1 इज डिवाइड्स इन न्यू फॉर्मेशन इज ऑलरेडी 64। इसके आगे कोई विभाजित नहीं हो सकता, नहीं बढ़ सकता। एक कोशिका 64 के आगे वो भी, इसीलिए हम इसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल मतलब कहते हैं द्विगुणन। द्विगुणन, इसकी हिंदी शुद्ध हिंदी होती है द्विगुणन, यानी इसका दो से गुणा करते जाओ। एक कोशिका टूटी तो दो कोशिका, और दो दूनी एक कोशिका, दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इतनी कोशिका का निर्माण करें।
आगे होता है मुकुलन। मुकुलन को सामान्य भाषा में हम कहते हैं बडिंग। बडिंग, ध्यान से देखना। अब बडिंग, बड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी नया मुकुलन, और जिसमें बडिंग का निर्माण होगा उसमें रीजनरेशन पाया जाएगा। रीजनरेशन को हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन को हम कहते हैं हिंदी में पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, हिंदी कहीं गलत होगी तो उसको समझना। रीजनरेशन मीन्स पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब है पुनः निर्माण होना। अब बाई बडिंग, बडिंग कह रहा है बड, बडिंग। अब बडिंग मीन्स होता है मुकुलन। मुकुलन, अब मुकुलन भी किसमें पाया जाता है? आपने पढ़ा होगा एक फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा में आपने पढ़ा होगा फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में आपने जीव का नाम पढ़ा होगा, हाँ, साइकान। जवाब आता रहता है कहीं ना कहीं से, साइकान। अब साइकान देखो, आपने साइकान को देखा भी होगा कायदे से। ये इसके बॉडी पर असंख्य सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया का मतलब है कसाव, कांटों के समान संरचना पाई जाती है। और इसे पोरीफेरा में रखा गया इसलिए क्योंकि इसके बॉडी पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम फाइलम पोरीफेरा कहते हैं। पोर मीन्स छिद्र, ये छिद्रधारी होते हैं सांस लेने के लिए, पानी को अंदर खींचने के लिए। इसे हम आस्कुलम कहते हैं, आस्कुलम। ऑस्टिया या डर्मल पोर, इसे हम कहते हैं ऑस्टिया या डर्मल पोर। डर्मल, डर्म मीन्स होता है त्वचा, पोर मीन्स छिद्र, त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्र को हम डर्मल पोर कहते हैं। और जहां से ये चिपकता है, रुकता है, उसे हम बेसमेंट कहते हैं। बेसमेंट यानी आधार से चिपक जाता है। ये कहीं पत्थरों की चट्टानों को पाता है, वहीं पर उससे चिपक जाता है और स्थिर रहता है। और जब पानी का बहाव तेज होता है तो यहीं से टूट जाता है। इसे हम कहते हैं बड, बड कहते हैं। और यहीं से जब टूट जाता है, टूटने के बाद अपने जैसे नई संतत कोशिका का निर्माण करता है। इसी विधि को हम कहते हैं बाई बडिंग, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, ठीक है। अब देखो ये बड टूटा और टूटने के बाद जहां गया ये अपने जैसे नए साइकान को जन्म दिया। लेकिन आपसे बताया गया कि इसमें क्या पाया जाता है? रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। और रीजनरेशन मीन्स होता है पुनरुद्भवन, पुनः निर्माण होना। अब यहाँ से जैसे टूटा तुरंत क्या हुआ? ऐसे इसमें फिर धीरे 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 नए बड का निर्माण हुआ। और जब नए बड का निर्माण हुआ, इसी विधि को हम कहें पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। इसीलिए बडिंग क्रिया उस जीव में पाई जाती है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अब पुनरुद्भवन आपको छिपकली में भी देखने को मिलता है। छिपकली को आप दौड़ा दो, ज्यादा परेशान कर दो, वो भागते भागते जब थक जाएगी तो अपने पुच्छ को छोड़ देगी, और पुच्छ को जैसे छोड़ेगी आप पुच्छ में बच जाएंगे और भाग जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे छिपकली के पुच्छ में नए पूंछ का निर्माण हो जाएगा। इसलिए उसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। उसके बाद आता है सिस्ट फॉर्मेशन या स्पोर बीजाणु निर्माण द्वारा। अब बीजाणु निर्माण यानी कोई भी सीड, कोई भी बीज मॉइस्चर कंडीशन में नम स्थानों पर अपने जैसे नए पादपों का निर्माण करता है। उस विधि को हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्माण कहते हैं। उस विधि को हम कहते हैं बीजाणु निर्माण, ठीक है। आगे बीजाणु निर्माण हो गया, यानी कि कोई भी सीड है वो जर्मिनेट करेगा, यहाँ से कहीं से जर्मिनेट करेगा। यानी जर्मिनेट तब करेगा जब वो नम होगा, मिट्टी नम होगी, और नम होगी तो पानी को अपनी तरफ खींचेगा। खींचने के बाद इसमें स्वेलिंग होगी, फूलेगा। फूलने के बाद यहाँ से नए स्पोर, नए बीजाणु का निर्माण करेगा और वही विकसित होकर एक नए पादप का निर्माण कर देगा, ठीक है। आगे
तीसरी आती है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सबसे अच्छा और सबसे विकसित जीवों में पाए जाने वाले जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। इस लैंगिक जनन करने के लिए दो सेक्स ऑर्गन का होना बहुत जरूरी है। अगर अलैंगिक जनन जैसे हो रहा था तो उसमें किसी भी युग्मक का निर्माण हो या ना हो, एक ही क्योंकि वो दो लिंगी जीवों में होता है, ये एक लिंगी जीवों में होता है। एक लिंगी यूनिसेक्सुअल एक लिंगी जीवों में पाया जाता है और इसमें दो सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी दो सेक्स ऑर्गन, एक मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन जब आपस में मिलेंगे, कॉपुलेशन करेंगे, मैथुन क्रिया करने के बाद इसमें से युग्मक का फॉर्मेशन होगा और युग्मक जो बनेगा वो क्या करेगा, किसी न किसी एक नए जीव का निर्माण करेगा। अब इसमें लैंगिक जनन सामान्यतया दो विषम विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है और आकर्षण के दौरान जो युग्मनज का निर्माण होता है उस जनन को हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है। अब मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट सेक्रेट होगा। अब मेल गैमेट जो सेक्रेट होगा उसे हम स्पर्म कहेंगे, स्पर्म, और इसमें जो होगा उसे ओवा कहेंगे। ठीक है। अब स्पर्म और ओवा यानी मेल से स्पर्म निकला, फीमेल से ओवा निकला। अब यानी ये प्लस है, ये क्या है माइनस, और मेल फीमेल आपस में मिलेंगे यानी ये यन है, ये यन है। नंबर ऑफ स्पर्म नंबर ऑफ ओवा इज ऑलरेडी इज इंडिकेट बाय यन। यन से जो जिन्हें हम सूचित कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अकेले हैं और अकेले अकेले जो आपस में मिलेंगे तो ये क्या होंगे, एक एक की संख्या होगी तो ये क्या हो जाएंगे 2n। ठीक है। अब 2n जब हुए तो स्पर्म ओवा किसका फॉर्मेशन किया, भ्रूण एम्ब्रियो, जिसे हम कहते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन, इसे हम कहेंगे भ्रूण। ठीक है, भ्रूण एम्ब्रियो निर्माण हुआ। अब यह एम्ब्रियो निर्माण होने की विधि सामान्य रूप से किसमें पाई जाती है, लैंगिक जनन। अब ध्यान से देखो आगे लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में आपका सबसे पहले आया क्या, दो कोष बने, एक नर जननांग। भाई अगर लैंगिक जनन होगा तो दोनों के लैंगिक जनन में दोनों के जननांग भी तो अलग अलग होंगे, यानी लैंगिक जनन में पहला होगा नर जननांग और दूसरा होगा मादा जननांग। नर जननांग में होगा सबसे पहले आपने देखा टेस्टिस, यानी इसमें स्पर्म होगा, पहला क्या हुआ विषाणु। ठीक है, विषाणु जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और स्पर्म की फॉलिकल नलिकाओं को भेदेगा किसके, इसके विषाणु स्पर्म हुआ, इसमें ओवा हुआ। ठीक है, ओवा स्त्री जननांग का। दूसरा इसमें अगर क्या हुआ, वास इफ्रेंसिया हुआ, वास इफ्रेंस। तीसरा वास डिफरेंस। ठीक है, चौथा आपका हुआ स्पर्म, वास इफ्रेंस, वास डिफरेंस, और आगे हुआ इसमें स्पोरुलेशन। ओवा, वास डिफरेंस, इसमें वही कंडीशन पाई जाएगी, वास डिफरेंस और वास डिफरेंस और स्पोरुलेशन के बाद इसमें क्या पाया जाएगा, 1 2 3, चौथा होगा जिसे हम बेजाइना कहते हैं, बेजाइना, या 5वां होगा इसमें लास्ट, जिसे बेजाइना,
वेजाइनल पोल कहते हैं, वेजाइनल पोल। ठीक है। अब इसमें विषाण स्पर्म ओवा को फ्यूज करेगा तो इसमें निकलेंगे क्या, इसमें जब स्पर्म विषाण यानी स्पर्म ओवा को फ्यूज करेगा तो इसमें क्या निकलेंगे, क्रोमोसोमल एब्रेशन होगा, क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन। ध्यान से देखना, क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम मीन्स होता है गुणसूत्रों का विदलन। अब गुणसूत्र क्या होते हैं, दोनों में गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। आपने कभी कभी ऐसा गांव देहात में सुनने को मिलता है कि एक औरत है घर में, किसी के भी, हमारे आपके किसी में, तो उसमें पता चला कि लगातार लड़कियां हो रही हैं, लगातार लड़कियां हो रही हैं, तो उसमें लड़कियां का कोई दोष नहीं है या मदर सेल का कोई दोष नहीं है, या लड़के हो रहे हैं तो उसमें पिता का कोई दोष है नहीं। क्यों, क्योंकि आपको गांव में कहा गया जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इसमें होता क्या है, ये सामान्य रूप से बिहेव करता है आपके क्रोमोसोम पर, ठीक है, गुणसूत्र पर। अब वो गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब 46 गुणसूत्र में यह क्रोमोसोम जो नर जननांग का क्रोमोसोम होता है, नर का वो XY होता है और मादा का जो होता है वो XX, ठीक है, सेम क्रोमोसोम होता है। और ये 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी पाई जाती हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाई जाती हैं, जो सामान्य रूप से लैंगिक जनन के लिए प्रबल जिम्मेदार होती हैं। अब 23 जोड़ी गुणसूत्र में जो 22 जोड़ी होती हैं, 22 जोड़ी, ध्यान से समझना, 22 जोड़ी होती हैं, उसे हम समजात गुणसूत्र कहते हैं, समजात गुणसूत्र। 22 जोड़ी समजात होते हैं, यानी ये पुरुष नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं। और एक जोड़ी ये होता है जब किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 22 + X, तो बनता क्या है, लड़की बनती है। अगर इसी 22 + Y इसी में गया तो वो क्या हुआ, लड़का बनता है, लड़का। ध्यान से देखना, यही क्रोमोसोम का एब्रेशन होता है और इसी क्रोमोसोम के द्वारा नई संतति कोशिका का निर्माण होता है। 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, समजात को हम कहते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम। ये समजात गुणसूत्र होते हैं, इन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, जो नर और मादा दोनों में समान होते हैं 22 जोड़ी। और एक गुणसूत्र जो होता है, इसी गुणसूत्र को हम कहते हैं 22 जोड़ी समान, और एक जोड़ी जो होता है इसको हम कहते हैं लिंग क्रोमोसोम, ठीक है, लिंग क्रोमोसोम। यानी लिंग क्रोमोसोम यही जिम्मेदार होता है लड़के और लड़कियों के लिए, ठीक है, इसी को हम लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ये दैहिक लक्षण का विभेदन, ठीक है।